नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए आपके सामने एक वैकेंसी को लेकर के। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है इंडो तिब्बतन बॉर्डर, है ना, दिख तो रहा होगा, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी आईटीबीपी। आईटीबीपी की जितनी भी वैकेंसीज हैं उन पर मैं बात करूंगा, है ना। वैकेंसीज कौन सी हैं, कैसी हैं, यहाँ पर देख लें जरा एक बार उसको। हेड कांस्टेबल की ये वैकेंसी साहब, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा सुनिए, है ना। और उससे पहले मैं एक छोटी जानकारी दे दूँ, इंस्टाग्राम पर भी मेरा एक पेज है जहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि वहाँ पर मैं छोटे छोटे वीडियोस बना करके जानकारी देता रहता हूँ, तो आप उसका भी लाभ उठाएं, है ना। क्या होता है कि आपकी दिनचर्या में शायद आप कुछ जानकारियाँ भूल जाते हो, जैसे वैकेंसीज के अपडेट जितने भी आते हैं मैं सब वहाँ पे अपलोड करता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट्स बना के अपलोड करता हूँ। एक बात और बता दूँ, अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल ना हो पाए, किसी वजह से आपने सिर्फ सुना और लगा कि आपके पास वो चीज़ नहीं है जो चीज़ चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें मायूस ना हो। मैं इतनी सारी वीडियोस बना देता हूँ कि वहाँ पर रखी हुई है, थोड़ा सा चैनल पे जाओगे और देखोगे जा करके तो आपको मालूम चलेगा कि आपने जो किया है उसके हिसाब से आपके लिए ऑलरेडी वैकेंसीज के बारे में जानकारी वहाँ पर अपलोडेड है। तो जाकर के थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा पर कोई दिक्कत नहीं, अपने भविष्य के लिए तो टाइम खर्च करना इन्वेस्टमेंट कहलाता है ना। इसे खर्च करना नहीं कहेंगे, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। खर्च करने में इन्वेस्टमेंट करने में फ़र्क ये होता है, इन्वेस्टमेंट करने से मुझे ये पता है कि एक दिन मेरे पास लौट के आएगा ब्याज के साथ, इसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे आप। ठीक है, और खर्च का मतलब होता है वो लौट के नहीं आने वाला है, कुछ उसके बदले में सामान ले लिया गया है, ठीक है ना। उसका दुगना होगा ना तीन गुना हो, कुछ नहीं। तो आप याद रखें, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टाइम को, इसे इन्वेस्टमेंट करना कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और मैं आप में ये जो कर रहा हूँ मैं, ये आप में इन्वेस्ट है मेरा, है ना। तो उसका रिटर्न अब आप सोच लो ज़रा कैसा होगा, है ना। तो वो आपकी आपकी नौकरी लगने से होगा वो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए ज़रा ध्यान से, हेड कांस्टेबल, लेकिन किस उस पर हेड कांस्टेबल, तो यहाँ पर आप देखोगे एजुकेशन, एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर, है ना। हेड कांस्टेबल कौन सा वाला, एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अगर एजुकेशन है और स्ट्रेस मतलब टेंशन को काउंसलिंग करने वाले लोग हैं, ये ऐसे कांस्टेबल, ऐसे हेड कांस्टेबल जो आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, मतलब आईटीबीपी में ही अपनी सोल्जर्स की काउंसलिंग करने वाले ये हो जाएंगे। हेड दूसरे कांस्टेबल्स की काउंसलिंग करते रहेंगे, तो बनी बात है थोड़ी बहुत तो साइकोलॉजी आएगी, तो रिटर्न एग्जाम में इनकी 60 नंबर की साइकोलॉजी आनी है। अब उसकी सिलेबस क्या है मैं थोड़ी देर में आपको सब कुछ अपडेट दे दूंगा, ठीक है। उससे पहले आप ये समझ लें कि जरा कि डेट क्या है। देखिए पहले तो एज आप समझ लें, एज भैया ऐसा है कि 20 से लेकर के 25 वर्ष तक, यही है ना। मैंने कहीं गलत तो नहीं बोल दी भाई, बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान से देख लें जरा, है ना। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए गुरु, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और देखो देखो देखो, ये रहा सही। तो यहीं पे देख लो, चलो एज जो है वो 20 से लेकर के 25 साल तक की है, लेकिन इसमें मैं बनी बात है आपको छूट तो मिलेगी। ये जो है ना, ये जो एज लिखी रहती है जनरल के हिसाब से होती है, ठीक है ना। एससी और एसटी को जो छूट मिलती है वो 5 साल की छूट मिलती है, तो यहाँ से आप 5 साल जोड़ लो, 30 साल हो जाएगा। आप यहीं पे देखोगे ओबीसी के एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट मिलती है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होते हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इसमें सूटेबल नहीं माना जा रहा है ना। मतलब क्योंकि इसमें काफ़ी इधर उधर जाना, फिजिकल वर्क बहुत सारा है, तो इसीलिए दिव्यांगजनों को इसमें ना बस वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बस इसी वजह से। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसा कुछ सोचिएगा भी नहीं, मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है। हाँ, एक्स सर्विसमैन के लिए उनकी रेंडर्ड सर्विस जो होती है, जिन्होंने जितनी उन्होंने की होती है, प्लस 3 साल 5 साल और एक्स्ट्रा जो बढ़ा देते हैं, रेंडर्ड सर्विस प्लस इतना, ठीक है ना। अब एक बात और याद रखिए, इसमें साफ साफ बताया गया है कि भैया अगर आप एस टी से, तो आपको अपने कम्युनिटी सर्टिफिकेट को लाना पड़ेगा, है ना आपको। और ईडब्ल्यूएस भी होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो उनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगता है, एस सी एस टी को कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगता है, ओबीसी एनसीएल को भी अपना ओबीसी एनसीएल ही सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। तो ये सब आपको पहले से अपना तैयार रखना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देख लीजिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। इनने कहा है कि भैया या तो आपके पास डिग्री हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, एक तो ये हो गया, है ना। ये हो गया, डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट हो, पहली बात तो। लेकिन साथ में इन्होंने कह दिया कि आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। बैचलर ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है बीएड की डिग्री होनी चाहिए, जो टीचरों के पास होती है। तो बनी बात है, यहाँ पे देखो जरा, हेड कांस्टेबल की पोस्ट क्या थी, एजुकेशन, एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलिंग। तो एजुकेशन समझ गए आप, पढ़ा लिखा तो होना चाहिए ना, तो बीएड तो होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के साथ उसने बीएड किया हो, और बैचलर ऑफ टीचिंग, अगर मान लो कुछ लोग बीएड करते हैं, कुछ लोग बैचलर ऑफ टीचिंग करते हैं, या और ऐसा कुछ समतुल्य आपने किया है ना, तो भी आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। और ऊपर देखो जरा ध्यान से, और ऐसे लोग जिन्होंने डिग्री करी है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, या ऐसा कुछ भी डिग्री के साथ
अगर आपके पास साइकोलॉजी आपने पढ़ा हो एक सब्जेक्ट के रूप में, बहुत ध्यान सुनना, अगर आपने पूरी डिग्री में अपने साइकोलॉजी पढ़ा तो भी आप इसे भर सकते हैं। मतलब मैं इसे थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। ये ऐसा है कि मान लीजिए किसी ने डिग्री ली, उसने उसके बाद उसने बीएड किया, वो भर लेगा। किसी ने डिग्री ली लेकिन उसके बाद उसने बीएड नहीं किया, अपनी डिग्री के दौरान ही, मतलब सिर्फ उसके पास डिग्री है, बीएड नहीं किया हुआ है, लेकिन डिग्री में एक सब्जेक्ट ऐसा था जो साइकोलॉजी था, ये भर लेगा। क्लियर है कहानी? इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, मतलब या तो बीएड हो डिग्री के बाद, या तो बीएड हो, या तो फिर डिग्री में ही साइकोलॉजी हो। डिग्री में साइकोलॉजी अगर है पहले से एक सब्जेक्ट के रूप में आपने उसे पढ़ा है, तो आपको बीएड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर डिग्री में आपके साइकोलॉजी नहीं है, तो फिर आप समझ जाइए कि आपको बीएड की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया इसका आसान तरीका। डेट समझ लीजिए भैया, डेट भी तो जरूरी है, तो आपको डेट जानना जरूरी है। देखिए, तो डेट जो मैं बता दूं, डेट जो है इसकी स्टार्ट जो हुई है, स्टार्ट डेट जो है वो है आपके 7 जुलाई। ठीक है, 7 जुलाई, और ये इसी बार का है, 2024 ही है। और एंड डेट जो है, ठीक, वो मिलेगी आपको 5 अगस्त, 5 अगस्त 2024। क्या समझ में आ गया आपको मेरी बात? बहुत बढ़िया। ठीक है, पूरा फॉर्म ऑनलाइन है। सिलेक्शन कैसे होना मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, पहले होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, है ना, इसमें दौड़ भाग सब कुछ हो जाएगा आपका, उससे मतलब कितना कौन दौड़ेगा वो देखा जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, इसमें चेस्ट वगैरह नापना, वेट नापना, हाइट नापना, ये सब आ जाएगा। ठीक है, और फिर जो, अब देखो, जो पीईटी क्वालिफाई करेगा फिर वो पीएसटी में जाएगा, और जो पीएसटी क्वालिफाई कर लेंगे उनको ये बैठाएंगे अपने रिटर्न एग्जाम में। अब रिटर्न एग्जाम जो है इनका ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है, और ये चाहें तो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी, मतलब कंप्यूटर पे भी करा सकते हैं, और चाहें तो ओएमआर में गोला भरवा दें तुमसे। तो ये डिपेंड करता है आईटीबीपी के ऊपर कि वो इसे कैसे करवाएगी। ठीक है, अब जो लोग रिटर्न एग्जाम निकाल लेंगे भैया, रिटर्न एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा, है ना, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे ही पेपर चलेगा। इसी में 60 मार्क्स तो आपके साइकोलॉजी के हैं। मैं सिलेबस अभी दिखा दूंगा आपको पूरा क्या क्या इसमें, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और 60 नंबर का वो है। ठीक है, बता रहा हूँ मैं अभी, और अच्छे से बता दूंगा, ये सब अभी बहुत डिटेल में बताऊंगा। और रिटर्न एग्जाम हो गया, और क्या करोगे आप, इसके बाद हो जाएगा आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, और ये खत्म। इसके बाद भैया मेरिट वेरिट बन जाएगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट बन जाएगी। बहुत ध्यान सुनो। क्लियर है कहानी? तो ये है पूरा प्रोसेस। ठीक, आइए चलते हैं आगे, चलते समझते हैं थोड़ा सा इसको, बात को जरा धीरे धीरे इसको अपन क्लियर करेंगे, है ना। डेट वगैरह मैंने आपको बता दी है। टोटल पोस्ट अगर आप जानना चाहें कितनी है, तो 112 है। मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। मेल के लिए जनरल में 37 पोस्ट है, एससी के लिए 15 पोस्ट है, एसटी के लिए 7 पोस्ट है, इसको नीचे कर दूं मैं, मेरा मुंह आ रहा होगा वहाँ पे। ओबीसी के लिए 24 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 है। ऐसे आप फीमेल के लिए देखोगे, जनरल में 6, एससी में 3, एसटी में 1, ओबीसी में 4, और ईडब्ल्यूएस में 2। ठीक, तो टोटल महिलाओं के लिए पोस्ट 16 और पुरुषों के लिए पोस्ट 96। टोटल कर देंगे तो 112 पोस्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, टेंटेटिव होती हैं वैकेंसीज, आपको पता है। देखिए, 10% इसमें से जो वैकेंसीज है वो रखी गई है एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए ये फायदा, देखो एक्स सर्विसमैन को क्या है कि ये जितने भी एक्स सर्विसमैन होते हैं, क्योंकि ये सारे सोल्जर ही होते हैं हमारे, है ना, तो इनको क्या है ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जरूर देंगे, मतलब इनकी हाइट वाइट तो जरूर नापेगी। मैं तो ये कहता हूँ भाई, जब वो एक्स सर्विसमैन है तो आपको उसकी हाइट और चेस्ट भी क्यों नापने की आवश्यकता है? तो एक्स सर्विसमैन है यार, पहले भी सर्विस कर चुका है, तो उसकी हाइट वेट तो पहले ही ठीक होगी। पर मुझे नहीं पता इसका रीजन, इसलिए मैं ज्यादा इस पे इश्यूज भी रेज नहीं करूंगा। ये लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं भैया, ये लोग हमारी रक्षा करते हैं, इनसे ज्यादा मैं क्या जानूंगा, है ना। एक कंसर्न था मेरा, मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं धीरे से। और आप जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके पास किसी का जवाब, तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि सर ये है वो वजह। ठीक है ना, बता दीजिएगा। चलिए, ओके, है ना, फिर इसमें सब कुछ रहता है। अब आगे चलते धीरे धीरे, इसमें और कुछ खास नहीं है, ये सब वही सब बताया गया है। पे स्केल यहाँ पर आप देख लो एक बार जरा, 25,000, 25,500 से शुरुआत होगी, 81,000 तक आप जाओगे, बढ़िया। 7th पे कमीशन लगेगा आपको, डीएनएस अलाउंस मिलेगा, राशन का पैसा मिलेगा, स्पेशल कंपलसरी अलाउंस आपको, पेंशन, नई जो स्ट्रक्चर डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है उसके तहत आपको पेंशन वगैरह भी दी जाएगी, है ना। फ्री अकोमोडेशन आपको मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, लीव ट्रैवल कंसेशन भी मिलेगा आपको, अलाउंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार आपको, तो मतलब कमाल की बात है यार ये। ठीक है, एजुकेशन के बारे में तो पहली बात कर ली थी। कट ऑफ वगैरह तो मैंने आपको, आगे चलते हैं धीरे धीरे, इसमें तो कुछ है नहीं खास, है ना। यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। ये एज वगैरह आप देखना चाहो तो एक्स सर्विसमैन जनरल वालों के लिए 3 साल, इनके लिए 6 साल, एससी के लिए 8 साल। ठीक है, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट मिल रही है।
चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ, अब भाई जो लोग ऐसे बच्चे या ऐसे परिवार के लोग जिनका परिवार गुजरात के 1984 या 2002 के गुजरात के जंग दंगों में फंस गया था, या किसी वजह से उनके परिवार में किसी की डेथ हुई थी इसको लेकर के, इस दंगे को लेकर के, तो उनको भी छूट मिली है। उसमें भी जनरल वालों को 5 साल, ओबीसी वालों को 8 साल और एससी एसटी वालों को 10 साल छूट मिल रही है। ठीक है, तो ये पूरी छूट की मामले होगी। एक्सर्विसमैन कैसे कहते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ये भी मालूम है उन्हें। अब आ जाते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड कैसे क्या है। देखिए, जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लोग हैं उनसे बात हो रही है अभी। तो एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो, ऐसी कैटेगरी छोड़ दो स्टेट और जो नीचे दी हुई है इनको छोड़ करके अब जो बच गए, अब जो स्टेट बचे और जो यूनियन टेरिटरी बची, उसमें अगर मेल है तो वो 170 हाइट होनी चाहिए, वहीं फीमेल है तो 157 हाइट होनी चाहिए, 157। ठीक है ना। मेल के लिए चेस्ट का भी यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया, उनकी चेस्ट नापी जाएगी। फीमेल के लिए ऐसा नहीं होता है, मैं पहले बता दूं आपको। ठीक है ना। और ये भी बता दूं मैं कि जो हाइट नापती है ना फीमेल की, वो भी वहाँ पे फीमेल स्टाफ ही नापती हैं। ठीक है ना, और कोई नहीं नाप सकता उसको। ठीक है, कि पुरुष नाप रहे हो ऐसा कभी नहीं होगा, फीमेल स्टाफ ही नापेंगी, फीमेल सोल्जर रहेंगी। और मेल के लिए मेल रहेंगे भैया। अब मेल में जो चेस्ट नपना है उसका जरा देख लो जरा, अगर वो नीचे वाली कैटेगरी से नहीं आती, नीचे वाली कैटेगरी के लिए अलग छूट मिलती है, यहाँ के लिए जो लिखा है ना उनके अलग छूट है। अभी बात करो नॉर्मल जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी इनको छोड़ करके बच गए, उनके लिए देखिए 80 बिना फुलाए, फुलाने के बाद 85। अब बात करते हैं कि किनको कितनी छूट मिली हाइट में। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर अगर आप आते हो, गढ़वाली हो आप, कुमाऊनी हो आप, गोरखा, डोगरा, मराठा, है ना, या आप ऐसे कैंडिडेट हो जो सिक्किम से आता है, नागालैंड से आता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो हमारी 7 बहनें हैं, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर हो गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, अगर यहाँ से आ रहे हो तो 165 सेंटीमीटर की हाइट लड़कों में, 155 आ जाएगी लड़कियों में। छाती वही है लड़कों की 80 से 85 फूलनी चाहिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो एसटी से आता है, इंक्लूडिंग मीजोज और नागाज, उनको भी अगर मिला है, क्योंकि मीजोज और नागाज, तो आपकी हाइट और कम मांग ली जाएगी, 162.5 चल जाएगी, और लड़कियों के लिए 154 चल जाएगी। छाती भी लड़कों की कम कर दी गई, यहाँ पर कम 77 बिना फुलाए, फुलाने के बाद 82 हो जानी चाहिए। ठीक। और वेट वगैरह आपके हाइट के हिसाब से रहेंगे, नो डाउट। अब मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, देखो भाई आंखें इनने, इसमें ये तो आपको पता ही है आंखों का क्या है, इन्होंने बोला कलर ब्लाइंड पर्सन तो बिल्कुल नहीं चलेगा, वो एलिजिबल नहीं है, पहले मैं आपको ये बता दूं आपको। ठीक है। आपके पास नौकनी नहीं होना चाहिए, नौकनी का मतलब घुटने आपके ना टकराएं, फ्लैट फुट ना हो, मतलब तलवे बिल्कुल सपाट नहीं होने चाहिए, है ना, वेरिकोज वेन्स और स्क्विंट इन आइज, मतलब आंखों की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है इसमें, शुड पजेज हाई कलर विजन, मतलब अच्छे विजन होनी चाहिए कलर को लेकर के। आपकी आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, पागल नहीं होनी चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, बॉडी हेल्थ अच्छी हो, फ्री फ्रॉम एनी, कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब फिजिकल हैंडीकैप आप ना हो कहीं से भी, इसका आपको ध्यान रखना है। टैटू की बात इन्होंने कही है कि अगर आपने टैटू का इलाज करवा लिया है ना, उसे मतलब उसको खत्म करवा लिया, उधेड़वा लिया है, तो आप उसके लिए परेशान मत हो, क्योंकि उधड़वा लेने के बाद भी क्या होता है, जैसे अपनी ये वैकेंसी देखी, कई बच्चे उधड़वा लेंगे उसको, उधड़वा भी लिया है तो परेशान मत होइए, क्योंकि उधाड़ने के बाद उसको एक घाव समझा जाएगा, स्कार समझा जाएगा, ये लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी, एक अप्रूवल लेना पड़ेगा कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है। और इसकी दिक्कत पूरे स्टेज में कहीं पर भी नहीं आती। और एक बात और बता दूं, अगर किसी का टैटू है तो वो सीधे हाथ में ना हो, है ना, सीधे हाथ में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें। उल्टे हाथ में एक बार को चल सकता है अगर किसी के पास है तो, क्योंकि कुछ लोग ट्रेडिशंस होते हैं, उनके कल्चर ऐसे होते हैं कि उनको ऐसा करना पड़ता है। तो अगर आपके उल्टे हाथ में तो चल जाएगा, क्यों सर सीधे हाथ में क्यों नहीं चलेगा, सीधे हाथ से क्या हम सल्यूट मारते हैं तो अपना टैटू दिख जाता है, तो उल्टे हाथ से सल्यूट कोई मारता नहीं है कहीं पर भी, तो वो नहीं दिखता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो अप्लाई करने का ये रहा भैया, STTPP है इसमें, मतलब ITBP की ही साइट पे जाना है, आप आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, समझिए, अपना कैटेगरी वगैरह सब बता देना। 100 रुपये की फीस लगेगी सिर्फ लड़कों से, अगर वो जनरल से हैं, OBC है, EWS है। बाकी सारी महिलाएं कोई भी कैटेगरी की हों सबके लिए फ्री है, ST के लिए फ्री है, SC के लिए फ्री है ना, SC ST में तो मेल फीमेल सभी के लिए फ्री है यहाँ पे, ST SC और एक्स सर्विसमैन भी मेल फीमेल सबके लिए फ्री है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जो कहीं गवर्नमेंट या सेंट्रल में काम कर रहे हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपना लगाना पड़ेगा, यानी कि NOC, यानी आप अपने बॉस से लेकर के आएंगे जिसमें लिखा होगा कि मैं जा रहा हूँ ये एग्ज़ाम देने, मतलब उन्हें पता होना चाहिए। क्लियर है कहानी आपकी, बहुत बढ़िया। सिलेक्शन प्रोसेस की मैंने आपसे पहली बात कर ली थी, PET वगैरह कैसे क्या होना है। आ जाइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आखिर होता क्या है। इसमें लड़कों को लड़कियों को पहले तो दौड़ाएंगे, फिर कुदाएंगे, और फिर कुदाएंगे। देखिए, तो पहले लोगों को दौड़ाएंगे 1.6 किलोमीटर की रेस, जो कि 7.5 मिनट में आपको कवर कर डालनी है। फिर आपका लॉन्ग जंप होगा 11 फुट,
11 फीट तक आपको कूदना है। 3 मौके आपको दिए जाएंगे, 3 चांस आपको मिलेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है विशेष। हाई जंप जो है वो 3.5 फुट की होगी, इसके लिए भी आपको 3 मौके ही मिलेंगे। लाइट चली गई है, परेशान ना हो। फीमेल जितनी भी कैंडिडेट हैं 800 मीटर की रेस उनको दौड़ाई जाएगी, और वो भी 4.5 मिनट के आसपास दिख रहा है, 4.45 मिनट में आपसे कंप्लीट करने है। लॉन्ग जंप जो है वो 9 फुट आपको करना पड़ेगा, 3 चांस मौके मिले, मतलब 3 मौके मिले, 3 मौके में एक मौका ऐसा हो जब आप उसे कर जाएं। हाई जंप 3 फीट का, 3 मौकों में इसे खत्म कर देना है। क्या आपको समझ में आई मेरी बात? बहुत बढ़िया बात है। अब मेरी बात ध्यान सुनना। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर दिस टेस्ट। देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कोई भी अवार्ड नहीं मिलेगा, कोई भी मार्क नहीं मिलेगा, सॉरी अवार्ड में बोल रहा, ऐसा नहीं हो कि वहां जाके मेडल दे देंगे आपको, है ना। याद रखना है, कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है ना। तो ध्यान सुनना, सिर्फ क्वालिफाई है ये, सिर्फ क्वालिफाई कर जाना, खत्म। तो क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? जितनी रेस दी है उतनी उसी मिनट में कवर कर लो। 9 फीट कूदना 9 फीट कूद लो, 3 फीट कूदना 3 फीट कूद लो, कूद लिया तो बस हो गया, आप पास हो गए। अब ध्यान सुनना, दोज हु डू नॉट क्वालिफाई, जो लोग इसे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उसे यहीं सर अलविदा कह दिया जाएगा, अब वो पीएसटी नहीं देंगे। अब देखो, ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट फॉर पीईटी पीएसटी सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग अबाउट हर प्रेगनेंसी स्टेटस विल बी सबमिटेड। देखो, जब भी पीईटी पीएसटी होती है तो महिलाओं से एक डिक्लेरेशन लिया जाता है उनके द्वारा, लिखा हुआ कि हम प्रेग्नेंट नहीं हैं, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट है ना, डिक्लेयर्स दैट शी इज नॉट pregnant, then she will be allowed to participate in PET और PST, है ना, तभी वो अलाउड होंगी, नहीं तो फिर उनको वहाँ थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाएगा ना। अगर गलत डिक्लेरेशन दिए तो दिक्कत है भाई। अब मान लो ऐसा हो जाता है कि एक कोई महिला है हु एज अ रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक्स स्टैंडिंग और ओवर। मान लो ऐसी कोई महिला है जो 12 हफ्ते की प्रेग्नेंट पाई जाती है, तो अगर तो शैल बी डिक्लेयर्ड टेम्परेरीली अनफिट, उन्हें उस समय के लिए टेम्परेरीली अनफिट बताया गया, ध्यान सुनना। एंड अपॉइंटमेंट टू बी हेल्ड इन एबेंस अंटिल द कन्फाइनमेंट इज ओवर, जब तक प्रेगनेंसी पूरी ना हो जाए तब तक के लिए उसकी जो वैकेंसी है उसको हेल्ड रखा जाएगा ना, होल्ड पे रख दिया जाएगा। इसके बाद उसे आगे बढ़ाया जाएगा धीरे से। द वैकेंसी अगेंस्ट विच अ वुमेन कैंडिडेट वॉज सिलेक्टेड विल बी केप्ट रिजर्व। देखो, जिस पोस्ट के लिए वो सिलेक्ट हुई थी उसे रिजर्व रखा जाएगा जब तक डिलीवरी नहीं आती, सब बढ़िया हो जाता है ना। 6 हफ्ते के बाद फिर आपका जो है डेट ऑफ कन्वायरेंस सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल मतलब ऐसा सब हो जाएगा। चलो ज़्यादा मत पढ़ो, परेशान मत, ठीक है। अब देखो भाई, सच वुमेन कैंडिडेट टू अपीयर एंड क्वालिफाई पीएसटी, फिर देखो वो जब ठीक हो जाएगी तब फिर वो उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा पीईटी पहले, फिर पीएसटी, फिर रिटन एग्जामिनेशन और ये सब कुछ, बहुत सारी बातें। चलो, पीटी नहीं होगी एक सर्विसमैन के लिए, मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन पीएसटी उन्हें देनी पड़ेगी, जो मैं भी अपन से बात कर रहे थे, है ना। रिटर्न भी देना पड़ेगा, मेडिकल भी देना पड़ेगा, बाकी सब देना पड़ेगा। अब आ जाओ स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या होगा। देखो, जो लोग पीटी निकाल लेंगे उन्हीं के लिए भैया हाइट और चेस्ट नपनी है। चेस्ट सिर्फ पुरुषों की नपनी है, ठीक, ये भी मैंने पहले ही बता दी थी आपको, ठीक है ना। हाइट और चेस्ट अपन ने ऊपर बात कर ली थी कितनी क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप ऑब्जेक्शन यहाँ पर उठा सकते हैं। जो लोग इसको निकाल लेंगे, देखो जो क्वालिफाई कर लेगा फिर पीएसटी को, हाइट चेस्ट इसकी बढ़िया हो जाएगी। अब उसको रिटन टेस्ट देना है 100 मार्क्स का। रिटन टेस्ट आप देखोगे यहाँ पर 100 मार्क्स का होना है आपका, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, वो ये रहा 2 घंटे का पेपर, ऑब्जेक्टिव होगा पूरा का पूरा पेपर, ठीक है, 100 मार्क्स का है। और यहाँ पर देख लो, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर आपका 10 नंबर 10 क्वेश्चन। मैथ्स, सिंपल मैथ्स जो रहती है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट जैसे कि 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। फिर एक साइकोलॉजी का टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप स्ट्रेस काउंसलर के हेड कांस्टेबल बनने जा रहे हो, तो लाइट आ रही जा रही तो भी घबराए नहीं, है ना। ये भी 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, सब जोड़ लोगे तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग पूछ रहा हो कोई, तो मैं बता दूं पहले ही कि नो निगेटिव मार्किंग है ना भैया, यहाँ पर कोई भी निगेटिव, नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि सब भर के आना, बढ़िया से पूरा लगा के आ जाना, ठीक। अब ये देख लो जरा, साइकोलॉजी में सर 60 सवाल क्या आएंगे, टॉपिक देख लो यहाँ पर, इसी को सर्च करके बढ़िया से पढ़ लो, है ना। अब ये बुक उठा लो, जो करना कर लो। जनरल साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे 10 क्वेश्चन है। पर्सनालिटी, एटीट्यूड, स्टीरियोटाइप्स, प्रिजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन, ग्रुप डायनामिक्स, इससे 10 क्वेश्चन है। साइकोपैथोलॉजी से 15 क्वेश्चन है। काउंसलिंग पैथोलॉजी से 15 क्वेश्चन है। मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज से आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, ठीक है। टाइम भी हो रहा ना दोस्तों, शाम के 4 बज रहे हैं, और अब मेरी कोचिंग स्टार्ट होने वाली है तो मुझे उसमें भी जाना पड़ेगा। जल्दी से इस वीडियो को अपन ख़त्म करते हैं। अब देखिए, तो आंसर की वगैरह जो है इसी वेबसाइट पर यहाँ पर धीरे से अपलोड हो जाएगा, तो फिर आप उसे चेक करते रहना।
है ना, कोई भी अनफेयर मीन का इस्तेमाल ना करें इसको करते समय। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स या परसेंटेज की मैं आपको जानकारी देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स उन्हें रिटर्न में लाने हैं, 100 का 35% नंबर लाना पड़ेगा। और SC ST OBC NCL को लाना पड़ेगा 33% मार्क्स, ठीक, इतना ले आएंगे तो वो क्वालिफाई माने जाएंगे इसमें, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें। इसके बाद भैया सीधी बात है, अगर आप हो गए शॉर्टलिस्ट तो आपका बस मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो जो सब जानते हैं DV जो होता है सबके सब, है ना, तो उसमें आपका सब कुछ चेक कर दिया जाएगा, है ना। सब सब उसमें सारे सर्टिफिकेट लेंगे, सब ले आना, कहाँ से क्या जो है सब भैया उसमें सब लगता है, 10th 12th, आधार माधार सब कुछ, ठीक है। और और क्या बता दूं मैं यहाँ पे, बाकी सब ठीक है। बाकी तुम वहाँ जाओगे तो ये सब लिखा है कि ये आपका बायोमेट्रिक होगा, ये होगा वो होगा, तो वो तो खैर वहाँ की कहानी है ना। मैं और देख रहा हूँ कुछ और बताने के लिए है तो ठीक है। हाँ, पेपर आने जाने के लिए कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह इसमें नहीं मिलेगा। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर नोट कर लो, ये वाला हेल्पलाइन नंबर है, इसको आप देख करके भर सकते हो। ये इसमें आप मेल करके इनसे पूछ भी सकते हो, तो ये सब जरूर रखना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। और ये तो एनेक्जर वगैरह आ गया, ये तो सब सर्टिफिकेट वगैरह है ना, SC ST और OBC इन सब के लिए पैटर्न दिए, फॉर्मेट दिए, ठीक है। जो भी है मैं PDF तो आपको शेयर कर ही रहा हूँ वैसे भी, तो आप वो उसमें से ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, मुझे सुना मेरे बड़े प्यार से आपने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैंने कहा आपको, आप इंस्टाग्राम पे और यहाँ पर मुझसे जुड़ जाइए। इस पर जो भी अपडेट आएगी तो वो छोटा वीडियो बना करके मैं अपलोड करूँगा, तो वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, यूट्यूब के भी शॉर्ट पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका ये प्यार मेरे लिए सब कुछ है। जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो और आपकी जल्दी से नौकरी लगे, और लगे तो ज़रूर बताइएगा अपने इस भाई को भी। धन्यवाद।